Hello, dear students. Welcome to an academy. My name is Dilip Singh Chauhan, and I am a graduate in civil engineering from IIT Roorkee. And I have 4 years experience as JEE and NEET coach. I have cracked JEE Advanced 2013, and I love to teach physics. So I welcome you all on an academy. सो अन अकेडमी का जो प्लस का फीचर है, फ्री लाइव क्लासेस भी वहाँ पे है, स्पेशल क्लासेस भी आपकी है, बहुत सारी आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सबके चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स वहाँ पे, थ्योरी कंसेप्ट्स वगैरह डिस्कस करे जाते हैं. सो यू कैन सब्सक्राइब टू एन अकेडमी एंड दिस इज़ अ सब्सक्रिप्शन प्लान. सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द 12 month प्लान, क्योंकि कोई भी पेपर जो होगा उसका एटलीस्ट आपको प्रेप करने में 12 महीने तो लगते ही हैं. एंड यू कैन यूज माई कोड DS01 so that you can get additional discount. So today we are going to discuss some problems based on magnetic effect of current. या आपके नीट का जो पेपर आता है उसमें 2 या 3 प्रॉब्लम जो है इस वाले चैप्टर में से आती हैं हर बार. तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि कैसे क्या करना है और कैसी प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जाती है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन लोग. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. आपको गिवन है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ कांस्टेंट स्पीड v. द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन इज. ठीक है, तो आपको पूछा है कि जो टाइम पीरियड है, आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है अगर परपेंडिकुलर हो उसकी वेलोसिटी के मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है v और r पे कैसे डिपेंड करता है वो पूछा हुआ है. तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको. आपको अगर फॉर्मूला याद है तो सबसे अच्छी बात है, वरना हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इस केस में वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पे QVB, उसकी वजह से सर्कल में घूम रहा होगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि आपका एक भी कैंसिल आउट होगा, देखो यहाँ पे है ना. सो ये आपको फॉर्मूला भी याद है, सबको याद रहता है. रेडियस जो होता है इसका चार्ज पार्टिकल का वो कितना होता है mv/qb, ये आपका रेडियस होता है. बट हमें पूछा है टाइम पीरियड, है ना. देखो यहाँ पे टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं. सो टाइम पीरियड हम जानते हैं, अगर r रेडियस में v वेलोसिटी से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, r रेडियस हो अगर इसका, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v. 2πr/v. सो t इज इक्वल टू 2π और r कितना है यहाँ पे mv/qb. सो mv/qb और नीचे v आ जाएगा आपका. तो v से जो ये v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब अपना t कितना है, t अपने पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π m/qb. तो ये फॉर्मूला आपको वैसे भी याद ही रहता है, सबको याद होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला. अगर सीधा याद है अगर आपको 2π m/qb, तो आप देख सकते हैं यहाँ के इस फॉर्मूले में ना तो रेडियस है ना वेलोसिटी है. ठीक है, फॉर्मूले में ना रेडियस है ना वेलोसिटी है, तो टाइम पीरियड जो है r और v दोनों पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो अपना थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसमें. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखो अपन बढ़ते हैं. गिवन आपको ए लॉन्ग थिन हॉलो मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस r हैज ए करंट I. द मैग्नेटिक इंडक्शन B अवे फ्रॉम द एक्सिस एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस वेरीज एज शोन इन. ठीक है, तो आपको होलो मेटेलिक सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आप सब लोग जानते हो कैसे करेंगे. आपको मान लो ये मेटेलिक सिलेंडर दे रखा है, होलो सिलेंडर है. ठीक है, तो होलो सिलेंडर है, इसका मतलब करंट जो रहेगा वो इसके सरफेस पे मूव करेगा. ठीक है, अंदर तो करंट होगा नहीं, है ना. अपन एम्पियर्स लॉ जानते हैं, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप इजीली कर सकते हो, बाकी एम्पियर्स लॉ से भी कर सकते हो. P.dl आप जानते हो म्यू नॉट समेशन ऑफ आई करंट, ये आपका एम्पियर्स लॉ है. यहाँ पे आप देखो जब अंदर की बात करें, मान लो अंदर पे कोई पॉइंट है r डिस्टेंस पे. ठीक है, तो इसके लिए अगर मान लो हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, ठीक है, ये सरफेस अगर हम लेंगे तो इसमें आप देखो करंट जीरो है. क्यों? क्योंकि अंदर है, करंट तो सिर्फ सरफेस पे है, तो यहाँ करंट जीरो है. सो करंट इज जीरो, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द होलो सिलेंडर विल बी जीरो. सो बी इनसाइड कितना आएगा आपका जीरो, बी इन वुड बी जीरो. और अगर बाहर होता मान लो पॉइंट, जैसे मान लो कोई पॉइंट जो है बाहर होता है, यहाँ पे बाहर पॉइंट होता है डिस्टेंस पे, तो हम फिर एक सरफेस लेते हैं. ठीक है, सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पे आप मूव करते हैं इस पे. ठीक है, ये एक लाइन सरफेस लेते हैं हम,
यहाँ पे जो सरफेस ली हमने लाइन वाली, सॉरी अपन पेरिफेरी लेते हैं यहाँ पे आर की, और यहाँ पे हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, एक सर्कुलर लूप लेंगे, ठीक है, वो आर रेडियस का। तो इस केस में देखो हम अगर मान लो आर डिस्टेंस है तो बी डॉट डी एल, ठीक है, तो डीएल का बी तो यहाँ पे इस वाले सर्कल पे कांस्टेंट रहेगा, सो बी कांस्टेंट रहेगा तो बी बाहर आ जाएगा और डीएल का इंटीग्रेशन पूरा लाइन इंटीग्रल होगा इसका, ठीक है। ये लूप ले रहे हैं यहाँ पे भी अपन ने एक लूप लिया है, ठीक है, सॉरी सरफेस नहीं है, लूप है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये लूप है। तो इस पूरा लूप का इंटीग्रेट करोगे आप डीएल को तो कितना होगा 2 पाई आर, सो बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट। और इस वाले केस में इस लूप के अंदर करंट कितना रहेगा आई पूरा, क्योंकि जो अपना सिलेंडर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो इस लूप के अंदर आ गया, सो म्यू नॉट इंटू आई, सो बी इज बेसिकली म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। तो आप देखो अंदर तो है जीरो और बाहर कैसे वेरी कर रहा है 1/r के हिसाब से, ऐसा ग्राफ देख लो जिसमें अंदर जीरो मैग्नेटिक फील्ड और बाहर 1/r के हिसाब से वेरी करे। तो देखो यहाँ पे अंदर जीरो किसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते थे ये ऑप्शन, अंदर जीरो, फिर देखो 1/r के हिसाब से वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, आर पे कुछ वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं अपन। अगली प्रॉब्लम है ए क्लोज लूप PQRS carrying a current is placed in a uniform magnetic field if the magnetic forces on segments PS, SR and RQ are F1, F2 and F3 respectively and are in the plane of paper and along the direction shown in figure. The force on the segment QP is, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो इस सवाल में आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, carrying a current is placed in uniform magnetic field, ओके ओके। तो देखो यहाँ पे आपको जो लूप रहेगा, इस लूप पे हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो लूप पे फोर्स कितना आएगा टोटल जीरो, ये हम जानते हैं। तो नेट फोर्स जो है इस पे एफ नेट जीरो है, ठीक है। तो आपको F4 पूछा है कि Q की सेगमेंट पे F कितना लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन तीन फोर्स का एक फोर्स बना लेंगे, इन तीन फोर्स का एक फोर्स बना लेंगे, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा कि इन तीन फोर्स से जो रिजल्टेंट एक फोर्स बनेगा, अगर F4 उसी मैग्नीट्यूड का हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो इस लूप पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा जीरो। सो देखो यहाँ पे क्या 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 गिवन है, F3, F1, F2, तो यहाँ पे आपको F3 इस डायरेक्शन में है, F1 इस डायरेक्शन में है और F2 नीचे है, ठीक है। तो इन तीनों का सबसे पहले एक फोर्स बनाते हैं हम, तो इन तीनों का एक फोर्स बनाएंगे हम, देखो क्या बनेगा, एफ नेट जो है इन तीन का लिख रहा हूँ मैं नेट, ठीक है, तो वो क्या बनेगा देखो F3 माइनस F1 आई कैप प्लस F2 और किस डायरेक्शन में है नीचे, तो माइनस जे कैप लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये नेट फोर्स बना इन तीन का, तो इन तीन का नेट फोर्स ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो एक्स की जगह क्या है F3 माइनस F1, तो F3 माइनस F1 होल स्क्वायर प्लस F2 होल स्क्वायर। तो ये जो है नेट फोर्स है किनका, इन तीन का, F1, F2 और F3 का। अगर ये फोर्स जो है F4 इसके इक्वल हो जाए और उसके डायरेक्शन इन तीनों के रिजल्टेंट के अपोजिट हो जाए तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा लूप पे जीरो, सो F4 हैज टू बी अंडर रूट F3 माइनस F1 होल स्क्वायर प्लस F2 होल स्क्वायर। इसका मतलब अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम, देखो क्या है, a conducting wire bent in the form of a parabola y square is equal to 2x carries a current I is equal to 2 ampere as shown in the figure. This wire is placed in a uniform magnetic field B vector which is minus 4 kK Tesla. The magnetic force on the wire is, आपको गिवन है कि एक वायर है जो पैराबोलिक शेप में है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसके डायरेक्शन आपको गिवन है, तो आप पे इस पे नेट फोर्स जो है वो पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी कोई वायर जिसकी लेंथ L हो और उसमें करंट I हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, हम जानते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो इस फॉर्मूले में हमें आई देखो गिवन है क्या, यस वी हैव 2 एम्पियर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम 2 एम्पियर पुट कर देंगे। बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, बी इज गिवन इन वेक्टर फॉर्म इटसेल्फ, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4 के कैप, सो दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो बी वेक्टर के बारे में चिंता नहीं करनी है, बट व्हाट वुड बी द लेंथ, लेंथ क्या होगी,
उसकी हमें चिंता करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है कि वायर की लेंथ क्या होगी। तो देखो ऐसे केस में जब मान लो अगर वायर आपको ऐसे दिया हुआ हो, ये ऐसे वायर गिवन हो, ऐसे वायर दे दिया, इस पे फोर्स पूछा, तो देखो ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ था, पॉइंट बी पे जाके खत्म हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट जैसे लेते हैं वैसे मिनिमम लेंथ लेनी होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वैसे ही आपको इस केस में ये लेना है, ये वाली डिस्टेंस इसमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका लेंथ होता है, ये लेंथ लेते हैं यहाँ पे। तो इस वाले केस में देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे गया ये, तो इसमें लेंथ जो है वो हमें ये वाली लेनी पड़ेगी, ये लेंथ लेनी पड़ेगी। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करना है। और करंट की डायरेक्शन भी किधर होगी, देखो इसमें इधर जा रही थी तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, इसमें इधर जा रही थी तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे माइनस जे कैप में। और ये ध्यान रखना है लेंथ वेक्टर है, सो वी हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हमें लेंथ लेना है। तो देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ऐसा आपको कर्व दे रखा है, ये कर्व है, और ये पॉइंट जो है देखो इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2,0। सो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसका आपको इक्वेशन दे रखा है y² इज इक्वल टू 2x। सो सबसे पहले देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस पे 2 है, सेम डिस्टेंस ये है देखो 2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है इस पॉइंट का वो तो 2 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होती है ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हाइट वाई कोऑर्डिनेट होती है देखो। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, जब x2 है तो y कितना है इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 इंटू एक्स कितना है 2, सो y² इज 2 इंटू 2 4, सो y इज 2, 4 का रूट आ जाएगा 2। इसका मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है 2। इसका मतलब ये वाली हाइट जो है ये वो कितनी है 2। सेम तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हाइट भी कितनी आएगी 2। तो हमारे पास वायर की लेंथ हमें चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 प्लस 2, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 4। सो ये आपकी जो लेंथ है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है 4। सो हमारे पास लेंथ आ गई, एल वेक्टर लिखना है अब देखो हमें, सो एल वेक्टर इज 4, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या है, जिधर करंट की डायरेक्शन है देखो, तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस L की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड क्या है, y है तो डाउनवर्ड क्या होगा माइनस जे कैप। सो L वुड बी 4 और डायरेक्शन क्या होगी -4 जे कैप। बस सिंपल है इतना। अब देखो फोर्स पूछा है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देखो F वेक्टर इज आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हम फोर्स जानते हैं। करंट देखो कितना था 2 पुट कर दिया हमने, करंट 2 गिवन है। एल वेक्टर, एल वेक्टर देखो कितना है -4 जे कैप, ठीक है, -4 जे कैप, ठीक है, क्रॉस ये आपका एल हो गया। बी वेक्टर कितना देखो -4 के कैप, सो -4 के कैप, ये हमने लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज 8, 8 इंटू 4 इज 32, और यहाँ पे कितना है जे कैप क्रॉस के कैप। तो हम जानते हैं आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है के, है ना, के क्रॉस जे क्या होगा आई, सो 32 आई कैप। तो दिस वुड बी द फोर्स ऑन दिस वायर सेगमेंट। ये अच्छी प्रॉब्लम है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 32 आई कैप, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पढ़ते हैं हम। देखो a block of mass m and charge q is released on a long smooth plane, magnetic field b is constant and uniform, horizontal and parallel to the surface as shown. Find the time from start when block loses contact with the surface। ये भी देखो अच्छी प्रॉब्लम है। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, इस m का जो mg है जो किधर लगेगा अपना नीचे, mg फोर्स लगता है। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, सब लोग जानते हैं। सो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी mg sin थीटा, ठीक है। और क्या होगा, इस पे n लगेगा ऊपर, है ना, नॉर्मल फोर्स लगता है। तो क्या होगा देखो, इस mg sin थीटा की वजह से डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज है,
तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लिखता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पे देखो v और b परपेंडिकुलर हैं तो क्यू वी भी लिख देंगे क्योंकि साइन थीटा 1 हो जाएगा। सो फोर्स क्यू वी भी लगेगा और उसकी डायरेक्शन ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि v इधर है और b ऊपर है। ठीक है, v इधर है b ऊपर है तो v क्रॉस b वुड बी अपवर्ड, n की डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा, जो QVB फोर्स है वो भी किधर लगेगा, ऊपर n की डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे QVB। क्यों? देखो आप लिख ही सकते हो डायरेक्ट, QVB जो है v इस डायरेक्शन में है, v इधर है और b इधर है ऊपर की तरफ, v b, सो v क्रॉस b वुड बी अपवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे फिर देखो लूज कर देगा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट लूज कर देगा, इसका मतलब n कितना हो जाएगा, 0, है ना। n 0 होगा जब भी तो होगा। n का साथ कौन दे रहा है यहाँ पे, QVB। जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, देखो जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो QVB है वो इस mg cos थीटा को हरा देगा और ये लूज कर देगा यहाँ से कॉन्टेक्ट, क्योंकि n 0 हो जाएगा ना, कॉन्टेक्ट लूज होता है जब क्या होता है, 0। तो देखो कैसे सोल्व करना है। सो जब एक ऐसा टाइम आएगा जब mg इधर लग रहा है, mg cos थीटा इधर है अपना, mg cos थीटा, और इधर है अपना mg sin थीटा, है ना। सो दिस इज mg sin थीटा। सो इस डायरेक्शन में QV भी है, n भी था, बट मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जब कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है। कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है जब n कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो n कितना होगा, 0। तो इस वाले टाइम पे QV भी किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा के। सो QVB विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। अब देखो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हमें वही टाइम पूछा है, देखो टाइम पूछा है, फाइंड द टाइम फ्रॉम स्टार्ट व्हेन ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस। तो टाइम देखो क्या होगा, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। सो इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू u, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी तो u 0 लिख दिया मैंने, तो 0 प्लस आपका a किधर है, इधर a, क्योंकि इधर मूव कर रहा है, ध्यान रखना। तो इधर mg sin थीटा है तो m से डिवाइड करो तो इधर एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा। सो a वुड बी g sin थीटा इंटू t। तो ये किसी भी टाइम पे वेलोसिटी है, तो एक टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो जाएगी कि QVB जो है mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा और ये यहाँ से उठ जाएगा। तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, देखना। सो q, v की जगह मैंने लिख दिया g sin थीटा, इसको अलग से सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ पे, g sin q, v की जगह लिख रहा हूँ g sin थीटा t इंटू आपका b ऐसा कैसा, यहाँ v की जगह देखो, यहाँ पे v की जगह मैंने ये पुट कर दिया है ना, यहाँ से इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से mg cos थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आपका g कैंसिल आउट हो गया, g कैंसिल आउट होगा तो आपको t पूछा है, सो t वुड बी m cos थीटा, इधर sin थीटा इसके नीचे जाएगा यहाँ पे, तो cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। जैसे sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, वैसे cos थीटा बाई sin थीटा cot थीटा होता है। सो m cot थीटा अपॉन q नीचे आएगा और b नीचे आएगा, है ना। सो दिस वुड बी द टाइम जब इसका कॉन्टेक्ट जो है यहाँ से लूज हो जाएगा। तो m cot थीटा अपॉन QB, ये आपका ऑप्शन आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आगे बढ़ते हैं, देखो प्रॉब्लम गिवन है, ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिस अनडिफ्लेक्टेड। ये ध्यान रखना फिर से, देखो ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic fields. If the electric field is switched off and the same magnetic field is maintained, the electrons move. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये अनडिफ्लेक्टेड है ना, इस पे एक प्यारा कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि जब भी MEC में आपको ऐसा बोला जाए अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है, जैसे इस सवाल में बोला है, देखो है ना, इसमें अनडिफ्लेक्टेड बोला है, अनडिफ्लेक्टेड बोल दे, ठीक है, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी बोल दे, ठीक है ना, या आपको बोल दे नेट फोर्स इज 0, देयर इज नो फोर्स। तो इस केस में अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है और वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है, उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो उसकी एक ही कंडीशन है कि आपका E, B एंड V, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, तीनों हैज टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे इस केस में, ठीक है, बी वेक्टर,
वी वेक्टर, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे जब भी ऐसा हो सकता है कि अनडिफ्लेक्टेड और जाए पार्टिकल और उस पर नेट फोर्स कितना हो, जीरो। सो इस केस में देखो क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिया, बट मैग्नेटिक फील्ड वैसा का वैसा ही है, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था। सो मान लीजिए बी वेक्टर इधर है, वी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री है, जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसकी वेलोसिटी और बी वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो, तो ये जो पार्टिकल है कैसे पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, ये सब तुम जानते हो। सो द पाथ वुड बी सर्कुलर पाथ, ओके। सो द ट्रेजेक्टरी ऑफ दिस पार्टिकल वुड बी सर्कुलर। सो अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। साइक्लोट्रॉन से देखो प्रॉब्लम आती है नीट में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव आयन इन द साइक्लोट्रॉन इज, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है कि साइक्लोट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको, आप सब लोग जानते हैं, वापस से लिख देता हूं मैं कि एम वी स्क्वायर बाई आर, जब भी सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घूमता है तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स देगा इसको, क्यू वी बी के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा आर आता है, हमने बार बार देखा है, पहले भी देखा था, एक बार और देख लिया, आर कितना आता है, एम वी बाई क्यू बी। ये आप लोगों को सबको याद भी है, और याद नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको डिराइव कर सकते हैं जस्ट इन ए मिनट। अब पूछा है कि पॉजिटिव आयन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हमसे पूछा गया है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव आयन की, तो एम ही रहेगा। तो हम देखो क्या लिखते हैं, हाफ एम इंटू वी, वी की देखो यहाँ पे हमें आर के टर्म में दे रखे हैं ना आंसर, देखो आर के टर्म में दे रखे हैं, तो आर के टर्म में वी ले आओ, तो यहाँ से देखो वी कितना आएगा, यहाँ से वी, इस जगह से देखना वी लेके आ रहा हूँ, वी इज इक्वल टू क्यू बी, इधर जाएगा तो बनेगा क्यू बी इंटू आर, और ये एम जो नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, क्यू बी आर बाई एम। सो आर बराबर एम बी बाई क्यू बी से ये फॉर्मूला लिया मैंने, क्यू बी आर बाई एम। सो मैं वी की जगह ये पुट कर रहा हूँ, देखना क्यू बी आर बाई एम होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे तो m है, नीचे m स्क्वायर बनेगा, तो एक m कैंसिल आउट होगा, नीचे m बच जाएगा, तो क्या बनेगा देखना, q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू ऐसा कैसा m अपॉन m स्क्वायर कितना बच जाएगा m। सो दिस वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन। ये कौन से ऑप्शन में है देखो, ये आपका क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम, आर को इसने आर नोट से डिनोट कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट पुट आर नोट एवरीवेयर, ओके, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of charge q and mass m is moving along the x-axis with a velocity v and enters a region of electric field E and magnetic field B as shown in the figure, for which the net force on the charge may be zero। अभी अभी देखो हमने सिंपली ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ था, देखो ये रहा कि एफ नेट जीरो, देखो वापस सेम प्रॉब्लम पूछी हुई है, तो एफ नेट अगर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ई वेक्टर बी वेक्टर एंड वी वेक्टर हैज टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों ई बी एंड वी तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो आपको पूछा है कि फॉर विच द नेट फोर्स ऑन द चार्ज में बी जीरो, सो नेट फोर्स जीरो होना है, ठीक है, एफ नेट हैज टू बी जीरो, तो तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए ई बी वी। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन कट हो रहे हैं क्या इसमें, देखो इस वाले में देखो ई वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ई वेक्टर बी वेक्टर and v vector has to be perpendicular to each other, they are mutually perpendicular, then only the net force on this charged particle can be zero। so यहाँ पे देखो E और B परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, कट कर दो। इस वाले में देखो इसमें E और B पैरेलल है, V भी इनके पैरेलल है, ये वाले केस में भी पॉसिबल नहीं है नेट फोर्स जीरो होना, इसको भी कट कर दो। अब ये देखो दो केस है, E B V, इसमें भी तीनों परपेंडिकुलर है, E B V
तीनों, इसमें भी तीनों परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों में से चेक करना है कि कौन सा जो है आपका आंसर होगा। तो अब देखो, हम जानते हैं फोर्स कैसे लिखते हो चार्ज पार्टिकल पे, क्यू वी क्रॉस बी। या तो आप राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो, या डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, इस वाले केस में देखो फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का देखो फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाल रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। तो क्यू वी क्रॉस बी, वी किधर है देखो, इसका वी आई कैप में है ना, वी आई कैप में है, तो वी की जगह मैंने आई कैप लिख दिया। क्रॉस राइट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे वेक्टर से निकाल रहा हूँ, बहुत ईजी है ये भी। और बी वेक्टर किधर है बताओ, बी वेक्टर जे, जे में आई क्रॉस जे, ये क्या होता है, के कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, के कैप में। के कैप किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई वेक्टर, किस डायरेक्शन में लगेगा ये, ई वेक्टर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो, तो Q और E वेक्टर किधर है, इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो E की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो देखो Q एंड E इस डायरेक्शन में है, तो E का फोर्स इधर लगेगा। तो दोनों फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये भाई एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता इस केस में, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ये सीधा भी टिक करना है पेपर में। तो आपको बाकी आपको देखना हो कैसे करना है, तो यहाँ से वापस देख लो। देखो यहाँ इस केस में क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू वी क्रॉस बी हम चेक कर लेते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, वी देखो, वी किस डायरेक्शन में है, आई कैप में, सो आई कैप क्रॉस, सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूँ तो मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा कुछ भी, है ना। बी वेक्टर किधर है, बी वेक्टर किस तरफ है आपका, आई जे के कैप में है ना, के कैप में, सो इट्स इन डायरेक्शन के कैप, ठीक है। तो हम जानते हैं आई जे के, तो के क्रॉस आई क्या होता है, जे, सो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे कैप। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, माइनस जे कैप में, यानी इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो गया एफ बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, तो इधर क्या लगेगा, एफ ई। इस केस में देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में नेट फोर्स कितना हो सकता है, जीरो। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, एफ ई इज इक्वल टू एफ बी, तो ये पार्टिकल सीधा चला जाएगा, वेलोसिटी फिल्टर बनता है इससे, आपने पढ़ा होगा। सो सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Two coaxial solenoids 1 and 2 of the same length are set so that one is inside the other. The number of turns per unit length are N1 and N2. The current I1 and I2 are flowing in opposite direction. The magnetic field inside the inner coil is zero. This is possible when, अब देखो क्या प्रॉब्लम है। आपको बोला गया है कि यहाँ पे दो सोलेनोइड है, ठीक है, दो सोलेनोइड यहाँ पे लिख बनी हुई है, तो दो सोलेनोइड बना लेते हैं, वन, ठीक है। मैं एक पार्ट बना रहा हूँ इसका, सेकंड भी बना सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी सेकंड हो गई, मान लीजिए आप, ये सेकंड है, ओके, ये दूसरी सोलेनोइड है। देखो इनमें क्या है कि दोनों की करंट का डायरेक्शन जो है, इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इसे अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो बोला हुआ है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सोलेनोइड दे रखी है आपको, तो दोनों का करंट अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है अंदर, हम जानते हैं म्यू नॉट एन इंटू आई। सो फर्स्ट वाले के लिए एक को मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, एक को नाम सेकंड दे देता हूँ मैं। सो बी वन क्या होगा, बी वन पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट एन वन एंड आई वन, ठीक है। सेकंड का क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन टू आई टू। अब देखो बोला है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इनर कॉइल इज जीरो। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब B1 और B2 वेक्टर जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी तो जीरो होगा। इक्वल एंड अपोजिट अगर होंगे तभी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। इसका मतलब दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। सो म्यू1 म्यू नॉट N1 I1 हैज टू बी इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2। सो म्यू नॉट विल कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, N1 I1 इज इक्वल टू N2 I2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब देखो क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, देखो I1 और I2 अगर बराबर हो जाए और N1 इक्वल नहीं हो N2 के, तो I1 I2 अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और N1 बराबर N2 होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर N1 और N2 भी बराबर हो जाए, I1 और I2 भी बराबर हो जाए,
ठीक है, N1 N2 बराबर I1 I2 बराबर है N1 इज इक्वल टू N2, I1 इज इक्वल टू I2, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। सो थर्ड वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये प्रॉब्लम है, देखो आगे एक पोटेंशियल एनर्जी में प्रॉब्लम है। ए करंट कैरिंग लूप is placed in a uniform magnetic field in 4 different orientations, 1, 2, 3 and 4. Arrange them in the decreasing order of potential energy। ठीक है, तो आपको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, तो हम जानते हैं अगर कोई भी मैग्नेटिक जो आपका फील्ड है उसके अंदर अगर ऐसा सिस्टम दे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, यू वेक्टर इज माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, एम आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस एम बी कोस थीटा। क्यों, ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा, so m is magnitude of m vector and b is magnitude of b vector, so u is minus mb cos theta। ये आपका फॉर्मूला है जिससे ये प्रॉब्लम अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है n कैप है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। m क्या लिखते हैं, m अगर सिंगल टर्न हो तो हम लिखते हैं m वेक्टर इज i इंटू ए, और i इंटू ए वेक्टर, इसका मतलब m वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो ये n कैप जो है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन गिवन है यहाँ पे, देखो है ना। तो हम सारे केसेस देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला केस क्या है, फर्स्ट केस में आपका n कैप जो है इधर है, b है जो इधर है। ठीक है, और u कितना है, u माइनस एम बी कोस थीटा। सो इस वाले केस में देखो थीटा कितना है एन और बी के बीच, 180 डिग्री, तो u इज इक्वल टू कोस 180 कितना होता है, माइनस वन, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले केस के लिए u1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कितना आएगा, mb आएगा, है ना, mb सिर्फ mb आ जाएगा, सिर्फ mb आएगा। ठीक है, पॉजिटिव। सेकंड वाला केस देखो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है इसमें। ठीक है, इस वाले केस में b इधर है, n इधर है ना, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ इसके लिए u अगर लिखेंगे 2 सेकंड के लिए तो एम बी माइनस एम बी कोस थीटा, कोस 90 इज जीरो, सो u2 इज जीरो। थर्ड केस में देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल है, छोटा है 90 डिग्री से, है ना, 90 डिग्री से जब छोटा एंगल है तो कोस अगर थीटा 90 से छोटा है, इस केस में देखो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, सो कोस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, कोस पॉजिटिव होता है यहाँ पे। तो थर्ड वाले केस के लिए, थर्ड केस के लिए, थर्ड केस में जब इनके बीच एक्यूट छोटा एंगल है तो u3 वुड बी कोस थीटा आपका पॉजिटिव होगा, कोस थीटा पॉजिटिव होगा, तो देखो यहाँ कोस थीटा पॉजिटिव, बाहर माइनस एम बी है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, u3 थर्ड वाले केस में। फोर्थ वाले में देखो क्या है, फोर्थ वाले में 90 से ज्यादा है थीटा, सो थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो कोस थीटा कैसा होता है, नेगेटिव, कोस थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। सो कोस थीटा अगर नेगेटिव होगा तो u4 वाले केस में कोस थीटा नेगेटिव, बाहर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब देखो सबसे ज्यादा इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस एम बी ही हो सकती है, तो इस वाले केस का सबसे ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी u1 इज मैक्सिमम। फिर देखो, फिर यहाँ पे ये जीरो है, नेगेटिव है, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो ये थोड़ी ज्यादा होगी, सो u4। फिर देखो नेगेटिव और जीरो में से कौन ज्यादा होगा, जीरो, सो u2, देन दिस नेगेटिव क्वांटिटी u3। ओके, सो u1 इज ग्रेटर देन u4 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u3। सो देख लो 1 4 2 3, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, 1 4 2 3 इज थर्ड ऑप्शन। ओके, ऐसे हम कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। आगे बढ़ते हैं, ये देखो अच्छा सवाल है, ये अच्छी प्रॉब्लम है, यहाँ पे कैसे सोल्व करना है इसको देखें। A particle having charge q enters a region of uniform magnetic field B vector directed inward, अंदर की तरफ magnetic field है, and is deflected a distance x after traveling a distance y, the magnitude of the momentum of the particle is। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देखो कैसे क्या करना है इसमें। आपको बोल रखा है कि पार्टिकल है कोई, क्यू चार्ज है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, और अंदर की तरफ डायरेक्टेड है वो। ठीक है, इनसाइड डायरेक्टेड है, एंड इज डिफ्लेक्टेड ए डिस्टेंस x आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस y, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया इधर, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया इधर, ये y, तो कितना डिफ्लेक्ट हो गया ऊपर की तरफ,
एक्स रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको मोमेंटम बताना है इसका कि जो पार्टिकल है उसका मोमेंटम जो है उसका क्या मैग्नीट्यूड रहेगा। तो देखो कैसे सोल्व करना है इसको। सो डायग्राम बना लेते हैं पहले अपन। ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस आपको y गिवन है, ये डिस्टेंस आपको x गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ जब एंटर किया होगा ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो इसका कहीं सेंटर होगा यहाँ पे। सर्कुलर सर्कुलर पाथ है तो कहीं सेंटर होगा ना सर्कल का। तो इस सर्कल का सेंटर हमने मान लिया यहाँ पे है, इस जगह पे। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये सर्कल अगर हम पूरा करते तो ऐसे बनता कुछ। तो ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस r। ऐसे ही ये पूरा सर्कल है तो ये भी क्या होगी, पूरी रेडियस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस भी, ये भी क्या हो जाएगी, r, पूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो अब देखो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे। ये y गिवन है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, y। ठीक है, अब देखो ये पूरी r है और ये इतनी सी है x, है ना, ये x है क्योंकि ये और ये दोनों तो इक्वल होंगे ना। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आएगी, r माइनस एक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस आएगी। अब देखो तो यहाँ से मूव किया, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है ऐसे। ये डिस्टेंस आपको y गिवन है, ये डिस्टेंस आपको x गिवन है। ठीक है, सो अगर ये x है तो ये भी क्या होगी, x ही होगी, और ये y है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, y होगी। ये आपको r गिवन है, r हमने मान लिया रेडियस है ना इस सर्कुलर पाथ का, और ये भी रेडियस होगा क्योंकि इसका सेंटर यहाँ है। कहीं से भी सेंटर से इस सर्कल पे आप लाइन खींचोगे तो कितनी रेडियस होगी, r। जैसे यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, r होगी। ठीक है, तो अब मैं ये ट्राइंगल देख रहा हूँ, देखना a b c। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं। तो इस ट्राइंगल में देखो, सॉरी सॉरी ओके, सो इस ट्राइंगल में देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से है ना। तो इसमें देखो आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर वुड बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा आर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये लिखते हैं मैंने इस ट्राइंगल से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले ट्राइंगल में ना। तो देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, क्या बनेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू आर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसको सोल्व कर लिया मैंने ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सब लोग जानते हैं। सो आर स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो यहाँ से 2rx इधर लेके आ रहा हूँ मैं, देखना तो पॉजिटिव हो जाएगा 2rx। तो 2rx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से r क्या आएगा, देखो r आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। अब इसको हम इसमें डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2x क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, सो एक x कैंसिल आउट होगा तो बनेगा ये x बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, तो हम जानते हैं, हमें अब पूछा क्या है, देखो इसमें पूछा हुआ है आपको मोमेंटम। तो आप जानते हो, देखो r जो है रेडियस, वो कैसे लिखते हो, एम वी बाई क्यू बी। सो मैं लिख रहा हूँ रेडियस यहाँ पे r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, और आपको पूछा हुआ क्या है यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम p कितना होता है, p इज एम वी। सो यहाँ पे एम वी की जगह मैं p लिख देता हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू बी। तो आपके सामने p की वैल्यू चाहिए, तो p इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर, क्यू बी को इधर ले जाते हैं, सो p वुड बी क्यू बी इंटू आर। सो क्यू बी इंटू आर, ये मैं साथ में लिख देता हूँ, इसका 2 बाहर ले लेता हूँ कॉमन लेके, तो क्यू बी बाई 2, और ब्रैकेट में आर की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है अंदर, एक्स बाई 2, सॉरी एक्स 2 बाहर ले लिया प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। ये आपका मोमेंटम आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ना, वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स क्यू बी बाई 2।
सो दिस वुड बी थर्ड आंसर, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है बट अच्छा सवाल है ये। देखो क्या किया हमने, वापस से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ इसको, क्योंकि अच्छा सवाल है ये। तो हमें गिवन था कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है ऐसे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो हमें पता है वो सर्कुलर पाथ लेगा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे देखो सर्कुलर पाथ में से रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे ऊपर इस पाथ का रेडियस होगा, क्योंकि देखो इसको हम सर्कल बनाएंगे अगर, तो ये ऐसा बनेगा ना, अगर इसको पूरा सर्कल बनाते तो ऐसा बनता ना। तो यहाँ इसका सेंटर होगा कहीं पे, तो ये इसकी रेडियस ले ली मैंने आर, ये भी रेडियस होगी आर, है ना। तो ये आर आर होगी। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया मैंने, तो ये अगर पूरी आर है, ये भी रेडियस आर है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस एक्स। और ये डिस्टेंस अगर y है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी y। सो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस आर माइनस एक्स और होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 2rx इधर ले आया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर वुड भी 2x नीचे जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x, जो बनेगा x बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2x, 2 अपन बाहर ले लेंगे। आर हम जानते हैं क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी, और हमें मोमेंटम ही पूछा है प्रॉब्लम में, देखो है ना, मोमेंटम ही पूछा हुआ है। सो एम वी बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी, सो पी विल बी क्यू बी इंटू आर, सो क्यू बी इंटू आर, ये रहा आपका 1/2 बाहर आ गया, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ तक हम जो सबसे पहले, देखो जितने भी प्रॉब्लम करी है अब तक, वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं, देखो आपके लिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली हमने क्या क्या चीज यूज करी है ना। ओके, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज करे हैं, वो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ यूज करने होते हैं। ये देखो हमने जो इस चैप्टर में एमईसी में जो यूज करने वाले हैं, इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट आपको याद भी रखने हैं, वो यही है कि जो रेडियस होगी सर्कुलर पाथ की, वो आर क्या होगी, एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड जो होगा इसका, वो होगा 2πm अपॉन क्यू बी, हमने कैलकुलेट किया ये भी। ठीक है, और ओमेगा जानते हो आप, ओमेगा जो होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, वो होगा 2π/t, 2π/t होता है। सो यहाँ से देखो 2π/t की वैल्यू, t इधर ले जाते हैं 2π के नीचे, और QB/m इधर आ जाएगा, तो ओमेगा क्या आएगा, QB/m। तो ये फॉर्मूले अपन यूज कर रहे हैं। एक कौन सा फॉर्मूला किया अपन ने, F वेक्टर इज Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये कब लगाना है फॉर्मूला, ये जब लगाना है जब कोई चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B में V वेलोसिटी के साथ एंटर करे। एक हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, F वेक्टर इज I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना। ये जब यूज करना है जब कोई करंट वायर दे रखा हो आपको, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो कितना I, उसकी लेंथ कितनी हो L, और कैसे फील्ड में रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड B में पुट करा हुआ हो, ये हमने पढ़ा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी है कि अगर एफ नेट जीरो होना है, एफ नेट जीरो होना है, या ऐसा बोल दे अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है पार्टिकल, अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, तो इस केस में बी वेक्टर, ई वेक्टर और वी वेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए जब आपका जो पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, और नेट फोर्स कितना आएगा उस पर, जीरो। तो बेसिकली ये फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, जो इस चैप्टर में बार बार काम ले रहे हैं हम, और ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम नीट में बार बार पूछी जाती है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने अब तक, ये सारी प्रॉब्लम जितने भी करे हैं उन सब में यही चीज़ यूज करी है, और कुछ भी यूज नहीं किया है ना। कोई और चीज़ हमने यूज नहीं करी है, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करें। एक हमने ये यूज किया है म्यू नॉट एन आई, जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, एक हमने ये यूज किया है पोटेंशियल एनर्जी U इज माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम पी कोस थीटा। ठीक है, तो ये चीज हम लिख सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगेन वापस वैसा ही सवाल है। देखो ए प्रोटॉन moving with a constant velocity passes through a region of space without any change in its velocity.
मैंने बार बार बोला था 3 चीजें बोलनी होती है इस चैप्टर में, बार बार आता है ये सवाल कि 3 चीजें बोले, या तो अनडिफ्लेक्टेड, या जैसे इस सवाल में बोला है विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, ठीक है, या एफ नेट जीरो। इन तीनों केस में ही, ठीक है, फोर्स जीरो होना चाहिए जब भी ऐसा केस होगा ना। सो इफ ई वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रेस्पेक्टिवली, देन दिस रीजन ऑफ स्पेस मस्ट नॉट हैव। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, तो ये बताना है कि कौन से केस में जो है विदाउट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखो ऐसे ही बोला ना कि किसी भी चेंज के बिना जाना चाहिए, विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। इसका मतलब जो है एफ नेट क्या होना चाहिए, इस पे जीरो होगा जब भी तो जाएगा, विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कब नहीं होगा, जब इस पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। सो आपको बताना कि कौन से केस में ऐसा नहीं होगा, है ना। देन दिस रीजन ऑफ स्पेस मस्ट नॉट हैव, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि उस पे एफ नेट जीरो हो। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है ई इज जीरो, बी इज जीरो, है ना। फर्स्ट इज ई इज जीरो एंड बी इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जीरो हैं किसी स्पेस में, और पार्टिकल अगर चार्ज भी है, मान लो क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पर ई जीरो है, तो ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना मैग्नेटिक फोर्स है, तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो इस केस में एफ नेट जीरो होगा, तो ये अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा देखो क्या दिया है, दूसरा दिया है ई इज जीरो बट बी इज नॉट जीरो। तो देखो इस केस में क्या हो सकता है, ई इज जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो ई जीरो है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस पे लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं लगेगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। बी इज नॉट जीरो। तो ऐसा हो सकता है क्या, यस हो सकता है। कैसे, अगर मान लो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो बी, अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो बी, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्यू, अभी अभी हम याद कर रहे थे, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो फोर्स होता है। तो अगर वी और बी पैरेलल हैं, इफ वी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन जो थीटा होगा वो कितना होगा इन दोनों के बीच, जीरो। सो क्यू भी साइन थीटा, साइन जीरो वुड बी जीरो। तो इस केस में भी एफ नेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है, इस केस में भी एफ नेट जीरो हो जाएगा, तो पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है इस केस में भी, ठीक है। सो वापस देखो, थर्ड ऑप्शन इज ई इज नॉट जीरो बट बी इज जीरो। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज ई इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज जीरो। सो देखो बी जीरो है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बी है ही नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगना है ना, तो इसका मतलब बी आपका क्या हो गया, जीरो। सो बी जीरो, सो मैग्नेटिक जो फील्ड का फोर्स है वो जीरो हो गया। बट ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ई जीरो नहीं है तो फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। सो अगर ई आपका जीरो नहीं है तो उस पर फोर्स जो है जीरो नहीं हो सकता है। तो इस केस में एफ वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो फोर्स जीरो नहीं होगा तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड नहीं जा सकता, विदाउट एनी चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो सकता, इसमें चेंज आएगा ही आएगा। इसका मतलब दिस रीजन ऑफ स्पेस मस्ट नॉट हैव ई नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, जब ई भी जीरो नहीं हो बी भी जीरो नहीं हो, ठीक है। देखो तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, जब दोनों ही नॉन जीरो, ई भी आपका जीरो नहीं है एंड बी भी आपका जीरो नहीं है। तो ये देखो इस केस में आप सोच लोगे कि अच्छा ई भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, फोर्स जीरो हो सकता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स लगेगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का भी फोर्स लगेगा, फिर भी क्या नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो हो सकता है क्या, यस। कब, अभी हम बात कर रहे थे, इफ ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, है ना। एक मिनट सॉरी, okay, so if E vector is perpendicular to B vector is perpendicular to
बी वेक्टर, अगर तीनों परपेंडिकुलर होंगे म्यूचुअली तो नेट फोर्स क्या हो सकता है, जीरो। ये हमने पढ़ा था अभी, तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है इस केस में। सो ये वाला केस भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, इस केस में अनडिफ्लेक्टेड नहीं जा सकता है, ठीक है। बाकी सब में अनडिफ्लेक्टेड ये पार्टिकल जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए चार्ज पार्टिकल is projected in a plane perpendicular to a uniform magnetic field. The area bounded by the path described by the particle is proportional to, ठीक है, कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो इट विल टेक ए सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, और उस सर्कुलर ऑर्बिट का कुछ एरिया होगा विच इज पाई आर स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ दिस सर्किल इज आर देन द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। सो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखो, पार्टिकल अगर मान लो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इफ द पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर एंड रेडियस इज आर, तो हम जानते हैं, फिर से बार बार पढ़ चुके हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो यहां से हमने बार बार पढ़ा है आर इज एम वी बाई क्यू बी, आर इज एम वी बाई क्यू बी, ये हम जानते हैं सब लोग, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शंस में काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है, तो वी हैव टू जस्ट चेक आउट इफ there is any form which can be substituted here so that this R is in form of kinetic energy, okay। तो हम लिखते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी को K लिखें अगर, तो K is half mv square, K is half mv square, so K can be written as half। अब देखना, मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, ऊपर m स्क्वायर v स्क्वायर और नीचे m बन जाएगा। तो देखो ये और ये सेम ही तो चीज है, एक m से एक m कैंसिल आउट होगा, हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगा। तो एम वी होल स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर यानी एम वी होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, p। तो काइनेटिक एनर्जी हम सब जानते भी हैं, फॉर्मूला ये इस पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। ये एम वी होल स्क्वायर बन गया ना, उसको पी स्क्वायर लिख देंगे, नीचे 2m लिख देंगे, तो यहाँ से p कितना आएगा, पी स्क्वायर इज 2m के, सो p इज अंडर रूट 2m के, ये भी तुम लोग जानते हो सब लोग। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो सबसे बढ़िया है ना। p इज 2m के और p mv भी होता है, तो mv की जगह हम अंडर रूट 2m के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो r इज इक्वल टू mv इस p, और p को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m के। अगर डायरेक्ट याद हो तो बढ़िया है, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से आता है ये, अपॉन क्यू बी। सो ये रेडियस हो गई। अब एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया पूछा हुआ आपको, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 2m के, है ना, इसके मल्टीप्लाई में आएगा 2m के आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2m के आएगा ना, नीचे क्या आएगा, क्यू बी। सो ये हम देख रहे हैं कि जो एरिया है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से दिख रहा है ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के काइनेटिक एनर्जी। सो आवर आंसर विल बी थर्ड, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो एरिया है वो काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जो ये पार्टिकल मूव करेगा, जो सर्कल बनेगा उसका एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, बेसिक प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं हम। हियर इट इज, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड experiences a resultant force in the direction of field, in the direction opposite to that field, in the direction perpendicular to both the field and its velocity and none of these। तो देखो हम सारे केस ले लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे सवाल में नहीं पूछा गया है, फिर मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वेक्टर, वो क्या होता है, क्यू ई वेक्टर, ठीक है। तो अगर इफ क्यू इज पॉजिटिव, आपका क्यू पॉजिटिव है, तो जो फोर्स है, फोर्स तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसका मतलब एफ वेक्टर और ई वेक्टर क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे। कहने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर
ये जो चार्ज है नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो देखो यहाँ पे माइनस आएगा, इसका मतलब एफ वेक्टर वुड बी समथिंग माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। सो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ये तो बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है एफ वेक्टर इज क्यू वी क्रॉस बी। तो आप जानते हो कि अगर कोई वेक्टर है सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हमें पूछे कि सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो सी वेक्टर होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी सी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब सी का 90 डिग्री एंगल होगा ए के साथ भी और बी के साथ भी। इसका मतलब सी का ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा और सी का बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये ऐसा ही तो है, ए क्रॉस बी जैसा ही तो है, तो वी क्रॉस बी, इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो वी के और बी के दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। इसका मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या पूछा हुआ है, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए रिजल्टेंट फोर्स in the direction of field, in the direction opposite to that field, in the direction perpendicular to both the field and its velocity, none of these। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि f vector is perpendicular to v vector and f vector is perpendicular to b vector। so this would be the answer। और एक important चीज देखो, इसमें एक और बता देता हूँ मैं, इसका बहुत प्यारा कॉन्सिक्वेंस है। कैसे? इफ f vector is perpendicular to v vector, है ना, तो हम जानते हैं, देखो पावर पूछे, अगर पावर क्या होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की, तो P आप जानते हो, देखो P क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है ना, W/T, और वर्क डन क्या होता है, F डॉट डी एस बाई टी, ठीक है। इफ टाइम इंटरवल इज स्मॉल आई कैन राइट डी टी, सो डी एस बाई डी टी इज वी। सो हम पावर को F डॉट वी भी लिखते हैं ना, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड फोर्स एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटीज। सो इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो स्केलर हो जाएगा, तो एफ डॉट वी जो होगा, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में एफ और वी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। सो एफ डॉट वी इज एफ वी कोस थीटा। तो यहाँ पे एफ और वी अगर 90 डिग्री एंगल है तो पावर क्या आ जाएगी, जीरो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कोई भी पावर नहीं दे सकते हैं, पावर गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ओके, सो अगर पावर जीरो है तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या आएगा, जीरो, है ना, पावर वर्क डन का रेट ही तो होता है, तो वर्क डन वुड बी जीरो, पावर इज जीरो, सो वर्क डन वुड बी जीरो। वर्क डन इज जीरो एंड हम जानते हैं वर्क डन इज नथिंग बट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो m तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो v है वो भी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो वेलोसिटी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है वो हमने यहाँ से देख लिया, क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। इफ डॉट प्रोडक्ट इज जीरो और इस डॉट प्रोडक्ट को हम पावर बोलते हैं, तो पावर क्या होगा, जीरो। पावर जीरो है तो वर्क डन में क्या होगा, जीरो। वर्क डन इज जीरो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज कांस्टेंट, सो वी वुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं, वी जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जो स्पीड वो क्या रहेगा इस केस में, कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं अब। सो ये प्रॉब्लम गिवन है, इन ए साइक्लोट्रॉन the angular frequency of a charged particle is independent of, मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मास, स्पीड, चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि किस चीज पे डिपेंड नहीं करती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो हम देख लेते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बारे में बात कर रहा है।
हम जानते हैं आर रेडियस इज एम वी बाई क्यू बी। ओके, रेडियस एम वी बाई क्यू बी होती है। और टी क्या होता है? टी टी होता है 2 पाई r/v। सो 2 पाई आर की जगह पुट कर दो एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। और नीचे कितना है? v। सो v भी कैंसिल आउट होगा तो t कितना आएगा? 2 पाई m/क्यू बी। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई/t। ओमेगा 2 पाई/t होता है, तो यहाँ से 2 पाई/t की वैल्यू कितनी आएगी? QB/m। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई QB/m। तो इसके बारे में पूछा हुआ है हमें, है ना? इसके बारे में हमें पूछ रहा है सवाल में कि ओमेगा जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है या किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। सो यहाँ पे देखो, मास है क्या इसमें? यस है ओमेगा में, ये रहा। स्पीड, स्पीड है क्या? नहीं है। इसका स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यही पूछा है कि किस पे डिपेंड नहीं करता। सो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज है क्या? यस, देखो चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड पे? यस, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली कि कैसे कैसे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है और किस किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखो, हमने आज जो जितने भी प्रॉब्लम्स करे हैं वो सब वापस से एक बार मैं बता देता हूँ, क्विक रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या हमने किया है और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या हैं वो हम एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो ओके, सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बहुत फास्ट क्विक रिवाइज बता देता हूँ मैं। आर इज एम बी बाई क्यू बी, सो इट डजेंट डिपेंड ऑन आर एंड वी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई m/क्यू बी, इट डजेंट डिपेंड ऑन आर एंड वी। ठीक है, ये आपको आर बराबर एम बी बाई क्यू बी जो है याद रखना है हमेशा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी याद रखना है, 2 पाई m/क्यू बी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैग्नेटिक फील्ड भी याद रखना है, अगर याद हो तो सबसे बढ़िया है। सबसे पहले कि होलो सिलेंडर दे रखा हो तो उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है? जीरो। ठीक है, आउटसाइड 1/r के हिसाब से वेरी करता है, तो आप इसके हिसाब से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। ऐसी प्रॉब्लम जब भी आए, कोई लूप दे रखा होगा तो उस पर नेट फोर्स जीरो लेना है। बाकी सारे फोर्स दे रखे हो उन सबका एक फोर्स बना लो, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक सेगमेंट पे फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा, तब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। ये हमने किया था। आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बी वेक्टर विल बी गिवन टू यू, आई विल बी गिवन टू यू। सिर्फ एल वेक्टर देखना है कि लेंथ वेक्टर यहाँ पे कैसे लेना है, वो हमने बता दिया था कि करंट की डायरेक्शन में ही एल वेक्टर की डायरेक्शन लेनी है और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे एल का। ओके, फिर हमने किया था क्यू वी बी। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये, अगर कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है इसका मतलब एन जीरो होना चाहिए और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो ये ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि एन कितना हो जाएगा? जीरो। दिस वाज द कंसेप्ट। इस वाले केस में जब भी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। ये सब लोग तुम जानते हो, बहुत इजी था। और ई बी वी तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। पार्टिकल जो है अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा। साइक्लोट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। वी की वैल्यू आप रेडियस से निकालोगे क्यू बी आर बाई एम से। ठीक है, ये फिर से वही चीज आ गई है। ई वी और बी अगर परपेंडिकुलर हैं तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ठीक है, ये मैंने सारे फॉर्मूले बताए थे जो हमने यूज करे हैं, एमईसी में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई होता है। अगर दो सोलेनॉइड दे रखी है और जीरो बोला है तो दोनों का अपोजिट एंड इक्वल मैग्नेटिक फील्ड जो है होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी आप लिखते हो यू इज माइनस एम डॉट बी, एम बी कोस थीटा। तो एम जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में होता है और बी वेक्टर के बीच में, एम और बी के बीच जो एंगल होता है उस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, वो आपको देखना है ढंग से। ओके, ये मैंने सोल्व कर दिया था, दो बार आपको रिवाइज कर दिया था। फिर से ये वाली चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी जीरो नहीं है तो फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था सब कुछ। आप मोमेंटम को अंडर रूट 2m के भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम वी भी लिख सकते हैं। ओके, और ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर होगी वो जीरो होगी, तो उसका वर्क डन भी जीरो होगा। सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट, सो स्पीड विल बी कांस्टेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये लास्ट प्रॉब्लम थी जो मैंने बताई थी
इस साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, QB/m। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। थैंक यू।